सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अपने जो सेकंड ग्रेड के ग्रुप डी का जो पेपर है वो कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट अपने कर चुके हैं। आज अपने ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2023 का सेकंड ग्रेड का, तो उसका दूसरा पार्ट आज अपने करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट जिन साथियों ने नहीं देखा है वो चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। उसमें 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। आज अपने 41 से लेकर के नेक्स्ट जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं इस 2 नंबर पार्ट में अपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपने एक आर्थिक समीक्षा से संबंधित वीडियो भी करने वाले हैं। तो उसमें आप मुझे बताएं कि उसमें अपने क्वेश्चन फॉर्मेट में करें या फिर थोड़ा सा थ्योरी फॉर्मेट में करें। वही मैटर अपने उस आर्थिक समीक्षा में लेंगे जहां से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे यह अवश्य बताएं कि अपने क्वेश्चन फॉर्मेट में आर्थिक समीक्षा को पढ़ें या फिर थोड़ा सा थ्योरी फॉर्मेट में। 1 या 2 पेज का अपने मैटर होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है। तो साथियों, ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 का ये क्वेश्चन है। और वर्तमान में जो आर्थिक समीक्षा जो अभी लेटेस्ट जारी हुई थी, पीछे 2022-23 की जारी हो चुकी है, तो उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। तो राजस्थान से संबंधित जो आर्थिक समीक्षा की जो आंकड़े हैं वो मैंने तैयार कर रखे हैं। तो इसमें साथियों आपको 2021-22 में भारतीय दवा उद्योग के बारे में जो सही कथन है उसको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही माना गया है। आरपीएससी के द्वारा जो मॉडल आंसर की जारी की गई थी उसमें तो 1 नंबर ऑप्शन में लिखा है साथियों, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो आपको तीसरे स्थान पर याद रखना है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात यहाँ पर की जा रही है, ये आप ध्यान रखें। और वर्तमान में जो अभी आपका जो पेपर होने वाला है 30 जुलाई को, उसके लिए आप आर्थिक समीक्षा 2022-23 को अवश्य पढ़ करके जाएं। इसके बाद में जो इस क्वेश्चन का आंसर था साथियों, 2 नंबर इसमें जो गलत है और 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही था। तो इसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल ए है वो सही है, तो दूसरा है वो गलत है जिसको अपने नहीं पढ़ रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन अपने दिखाई दे। तो साथियों, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में अपने कथनों को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कौन सा सही है। देखिए साथियों, चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। ये बात बिल्कुल सही है। भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। ये भी कथन सही है। तो इसमें साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है वो माना गया था कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पूछा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया गया। तो किस क्षेत्र में किया गया था साथियों? तो ये किया गया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपके सामने यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है साथियों। CET में भी पूछा गया था और जो C शिफ्ट का अपने जो पेपर कर चुके हैं C ग्रुप का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं उनको आप 30 जुलाई को जो जिनका एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से याद करके जाएँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है वो रहा था, यानी USA। CET में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल CET में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो साथियों इसमें समाप्त किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी, इसको समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 1919 का जो अधिनियम था उसमें किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? तो इनको आपको क्रमानुसार रख करके फिर आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो ऑप्शन आपके सामने है चारों ही। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा, इसमें सबसे पहले जो आएगा बी ऑप्शन है, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, ये इसमें सबसे पहले आएगा। इसके बाद में केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, ये आएगा। फिर आएगा साथियों यहाँ पर केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण, डी ऑप्शन आएगा। और फिर आएगा सी, संविधान सभा की रचना। तो बी, ए, डी, सी यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं साथियों कि अपने जो पेपर सॉल्यूशन ये कर रहे हैं, ये आरपीएससी की जो मॉडल आंसर की इस सी और ग्रुप डी के जो पेपर्स हैं इनकी डाली गई थी, उनके आधार पर अपने ये पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित विधानसभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बम्बई से ये प्रतिनिधित्व करते थे, बम्बई क्षेत्र का। तो 48 नंबर में 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटिकल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, वो आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन सी ग्रुप में भी पूछा गया था और ऐसा ही एक क्वेश्चन इसमें भी पुटअप हुआ है। तो आप जो प्रारूप समिति है उसको भी आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। तो साथियों इनमें से जो शामिल नहीं थे वो थे साथियों H.C. मुखर्जी, 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। बाकी तीनों सदस्य है वो प्रारूप समिति के सदस्य में शामिल थे, N.G. अयंगर, S.M. सादुल्ला और K.M. मुंशी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों इनमें जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है कौन सा है, धर्म, नस्ल, भाषा और जन्म स्थान। तो साथियों ये है भाषा, 3 नंबर ऑप्शन इसमें आंसर होगा, भाषा उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें आपको अनुच्छेद को एक तरफ दूसरे कूट से मिलान करना है और कौन सा कूट है वो सही है उसके आधार पर आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए साथियों इसमें पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, ये हो जाएगा अनुच्छेद 51(a). इसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51(a)(11). इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अपने नेक्स्ट है साथियों अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो साथियों इसका मिलान होगा अनुच्छेद 51(a), ये आगे दिया है इसमें 8 इससे, और देश की रक्षा रह गया तो ये होगा साथियों इसके 3 नंबर ऑप्शन से इसका मिलान होगा। तो मैं इसके में आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें जो माना गया आंसर है वो साथियों वो है 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर माना गया है। इसके आधार पर आप भी इसका मिलान कर सकते हैं, यानी 2, 4, 1 और 3 ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 52 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है। तो इसमें एक जो आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ अनुच्छेद है वह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो साथियों समान कार्य के लिए समान वेतन ये जुड़ा हुआ है, और समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार ये भी जुड़ा हुआ है। धन और उत्पादन साधनों का सर्वधारण के हित के लिए केंद्रण ना हो, ये भी जुड़ा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा निजी संपत्ति का विरोध, ये इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो ये अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 201, 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये पूछा गया है, पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे सीईटी में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में जो ए और बी ग्रुप में उसमें एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया, तो वो कौन है साथियों। यहाँ पर नंबर 1 राजीव गांधी, इसका ऑप्शन 1 है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 55 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो गलत है, वो आपको बताना है, यानी 3 सही है और 1 गलत है। तो देखिए साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में इसकी स्थापना हुई, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में इसकी स्थापना हुई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में इसकी स्थापना हुई और बहुजन समाज पार्टी 1985। तो साथियों ये ऑप्शन है वो गलत है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी आपको कूट का है वो मिलान करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो आंसर क्या होगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये है साथियों पश्चिम बंगाल से संबंधित दूसरा ऑप्शन, और बीजू जनता दल ये उड़ीसा से संबंधित है, इंडियन नेशनल लोक दल ये साथियों हरियाणा से संबंधित है और लोक जनशक्ति पार्टी ये बिहार से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 2 1 4 3, तो 3 नंबर ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा, इसमें दिया गया है 3 नंबर ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो आपके सामने है, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जो जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था। तो साथियों ये सम्मेलन आयोजित किया गया था 1949 में, इसमें 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा 1949। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों अब तक भारत को इसमें 8 बार चुना गया है, 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अपने मॉडल की के आधार पर ये पेपर सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं, जो कि आरपीएससी ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये ब्राज़ील में आयोजित हुई थी, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक ब्राज़ील में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं, जो बीच में 61 से लेकर के जो क्वेश्चन थे 60 से लेकर के 79 तक वो साइकोलॉजी से संबंधित है। यदि वो क्वेश्चन भी आपको करने हैं तो आप कमेंट करें कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी करवाए जाएं, ताकि अपने जो दोनों ग्रुप सी और डी के पेपर हैं उन दोनों के एक ही वीडियो में अपनी साइकोलॉजी के 40 क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों राजस्थान जीके से संबंधित, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो साथियों इसमें राजस्थान में जो बरखान है वो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, वो क्षेत्र है ओसियां जोधपुर, भालेरी चूरू और देशनोक बीकानेर, इन तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A B C, इन सभी क्षेत्रों में बरखान है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा पाली जिले में, जो ऑप्शन में आपको जिले दिए गए हैं उनमें पाली जिले में सामान्यतः मानसून है वो 1 जुलाई से पहले आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, अधमती मेसवा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं और यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किमी प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी की यहाँ पर बात की जा रही है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों ये नदी है साबरमती, क्योंकि साबरमती की जो सहायक नदियाँ हैं वो अधमती मेसवा और वेत्रक ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। इसका उद्गम है वो कोटड़ा उदयपुर से होता है और 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो राजस्थान में दी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन है वो पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है साथियों। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में मिश्रित पतझड़ के वन है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों अपना, इसमें भी आपको मिलान करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है साथियों, इसमें एक तरफ फसल दी गई है और एक तरफ आपको उत्पादक जिले हैं वो दिए गए हैं। साथियों यहाँ पर जो अपने मिलान करेंगे तो देखिए यहाँ पर गेहूं का जो साथियों है वो हो जाएगा गंगानगर से, गेहूं गंगानगर में सर्वाधिक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है बाजरा, इसका उत्पादन साथियों अलवर में सर्वाधिक होता है। और इसके बाद है चावल, इसका बूंदी में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और मक्का, इसका उत्पादन साथियों भीलवाड़ा में होता है। तो यानी 3 फिर 1 3 1 और फिर 4 2, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो पशुगणना से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए साथियों, 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन, तो कितना परिवर्तन हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर 1.66% की कमी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि पशुधन की गणना से संबंधित अपने चैनल पर पहले एक वीडियो डाला गया है, वो आप देख सकते हैं। 1.66% की कमी हुई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाया जाता है। तो साथियों ये जिला है पाली, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में पाया जाता है। 1003 वो ग्रामीण लिंगानुपात है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए, 2001 से लेकर के 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो साथियों एक तो गंगानगर है जो कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जिसमें दर्ज की गई है 2001 से लेकर के 11 तक। तो गंगानगर जिस ऑप्शन में है उसको आप रख लें, बाकी को आप काट दें, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। उसके बाद में गंगानगर के साथ पाली है, झुंझुनू है, बूंदी है, तो ये आपको देखना है। तो साथियों इसमें गंगानगर के साथ झुंझुनू आएगा। तो गंगानगर 1 नंबर पर किस में है, तो यहाँ पर पाली है, तो ये काट दो। इसमें दो ऑप्शन में गंगानगर पहले नंबर पर है, तो इसमें आपका आंसर होगा साथियों गंगानगर और झुंझुनू में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको अपने देखते हैं। गागरोन का किला ये झालावाड़ में स्थित है, कपिल सरोवर ये कोलायत में स्थित है, दौलत बाग ये अजमेर में स्थित है। तो साथियों यहाँ पर जो लालगढ़ किला है वो जैसलमेर में स्थित नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 89 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी 3 चित्तौड़गढ़ में स्थित है और 1 नहीं है। तो बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जेके सीमेंट लिमिटेड ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और आदित्य सीमेंट वर्क्स ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हिंदुस्तान सीमेंटेड और सीमेंट लिमिटेड यह चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। आहड़ को लाल काले मृत्यपांड की संस्कृति का केंद्र है वो प्रमुख रूप से माना जाता है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आंसर होगा वो है 3 नंबर, बेराट में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडोहर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली है वो प्रारंभ होती है। तो साथियों जिस शासक से वंशावली जो प्रारंभ होती है वो थे रज्जिल। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, और ये आंसर अपने मॉडल की के आधार पर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से पुकारा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर जो बिसल देव के नाम से जाने जाते हैं वो है विग्रहराज चतुर्थ। ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपरों में आया है, तो विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक आपको बताना है, तो कौन था। ये थे साथियों कीर्तिपाल। जालोर की चौहान वंश की शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो की किस रचना में
चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है। तो साथियों ये रचना कौन सी थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में आरपीएससी ने अपनी मॉडल आंसर की है उसमें स्टार लगा करके दिया है, तो यानी इसमें कोई फिक्स आंसर है वो नहीं है, तो अपने इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, इसका कोई फिक्स आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? साथियों प्राचीन शिलालेखों में जालोर को जाबलीपुर के नाम से जाना जाता था। इसमें जाबलीपुर लिखा है और जाबालीपुर या जाबलीपुर दोनों एक ही बात है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस, कर्नल एबॉट, मेजर बर्टन और ब्रिगेडियर होम्स। तो साथियों ये थे कर्नल एबॉट, 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो साथियों इन्होंने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ पर संपन्न हुआ था? साथियों ये अधिवेशन संपन्न हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? यानी किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों ये स्थापना की गई थी कांति चंद्र चौथानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये ग्रुप डी का जो अपने पेपर है वो पूरा कर चुके हैं। इसके जीके के सभी पेपर अपने पूरे हो चुके हैं। अब आपको ये बताना है कि जो ग्रुप सी और डी का जो पेपर था उसमें अपने साइकोलॉजी के यदि क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम सी और डी ग्रुप दोनों के जो 40 क्वेश्चन हैं उन 40 क्वेश्चन को अपने एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।